एक ऐसा फैक्ट है जो 1857, चूंकि 1857 बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो जो फैक्ट है वो सवाल में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कभी भी आ सकते हैं, इसलिए 2-3 फैक्ट लिख लीजिए। एक बुलेट पॉइंट बनाइए और लिखिए, लंदन के वुल्सविच शस्त्रागार वुल्सविच शस्त्रागार में चर्बी लगे कारतूसों का इस्तेमाल होने लगा था। भारत में ब्राउन ब्रास, इस छोटा सा सवाल ऐसे सीधे तौर पर आ सकता है कि कौन सी गन, क्योंकि इनफील्ड राइफल के बारे में जो है एक बार इनडायरेक्टली पूछ लिया गया बहुत पहले, और कुछ दूसरे एग्जामिनेशंस में जो सिविल सर्विसेज के जो स्टेट एग्जामिनेशंस होते हैं। तो लिखो, ब्राउन ब्रास बंदूक की जगह इनफील्ड राइफल का इस्तेमाल इनफील्ड तुम लोग खूब जानते हो, इनफील्ड, रॉयल इनफील्ड बुलेट वाली मोटरसाइकिल जो आती है ना, वही वाला इनफील्ड। तो इनफील्ड राइफल के इस्तेमाल के आदेश आ चुके थे। इससे भारतीय सैनिकों में एक अफरा तफरी मच गई थी। ठीक है, अफरा तफरी मच गई। ये हुआ कि भाई हम कैसे आखिर हम गाय की चर्बी वाले कारतूस को अपने मुंह से खोलेंगे, क्योंकि जो हिंदू थे, उच्च वर्णीय हिंदू यानी ऊंची जात के हिंदू ही ज्यादातर कंपनी की सेना में भर्ती हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम गाय जो है उसके चर्बी लगे कारतूस को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और मुसलमानों ने कहा कि हम सुअर की चर्बी लगे कारतूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि सुअर हमारे इस्लाम में हराम है। तो इस वजह से अफरा तफरी मच गई, कानाफूसी शुरू हो गई, थोड़ी थोड़ी साजिशें शुरू हो गई। ठीक है, अब देखो यहां पर विद्रोह की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है, इसको जरा ध्यान रखना कि बैरकपुर छावनी, बैरकपुर कहां स्थित है? बैरकपुर बंगाल में स्थित था। ठीक है, वहां पर एक घटना हुई। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, जैसे सेना को आप देखते हो ना, सेना अलग अलग काडर में बटी रहती है, तो उस वजह से यहाँ 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री हुआ करती थी बैरकपुर में। तो ये बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में बहुत सारे उच्च वर्णीय सिपाही हुआ करते थे, और उसी में वो मंगल पांडे हुआ करते थे, जिनके बारे में आप खूब जानते हो, बहुत बिल्कुल, जो लिखा भी तुम लोगों ने कि मंगल पांडे। तो वहां पर बैरकपुर के अंदर एक सवाल आपको ये इंपॉर्टेंट है कि ये ध्यान रखना है कि कौन सी छावनी, इस छावनी के अंदर कौन सी इन्फेंट्री या कौन सी बटालियन हुआ करती थी? तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो सार्जेंट मेजर था, जो यानी उनका फौज का जो एक सबसे बड़ा अधिकारी उस बैरक के अंदर हुआ करता था, उसके ऊपर मंगल पांडे, कवायद चल रही थी, इंस्पेक्शन चल रहा था, और मंगल पांडे ने सार्जेंट मेजर के ऊपर हमला कर दिया। हमला जो था, उस हमले के बाद में ब्रिटिशर्स जो है वो बुरी तरीके से जो है आमादा हो गए इस पूरे आंदोलन को कुचलने में। ठीक है, और 2 लोगों को फांसी दे दी गई। वो 2 लोगों को फांसी दे दी गई। 2 लोग कौन थे? क्योंकि मंगल पांडे का नाम आप जानते हैं, दूसरा नाम था ईश्वरी प्रसाद। ठीक है, तो आपको ये जो है ध्यान रखना है कि फांसी हुई मंगल पांडे और ईश्वरी प्रसाद, इन दोनों लोगों को यहाँ फांसी लग गई। ठीक है, अब पूरी की पूरी बटालियन, बहुत ही जुल्म होता था, पूरी बटालियन में बहुत पूरी भंग की गई, इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। सैनिकों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा पहले से ही मौजूद था। तो हुआ क्या कि एक, जिसको कहते हैं ना कि भड़काने वाला काम यहाँ पर हो जाता है हमारा 29 मार्च 1857 को। तो एक बैकग्राउंड के तौर पर कि कहां से ये चीज शुरू होती है, तो ये 29 मार्च 1857 को ये घटना घट जाती है। लेकिन इसको भी विद्रोह की शुरुआत नहीं मानते। ये खबर सैनिकों के बीच में आम हो गई कि बैरकपुर छावनी में तो जो है हमारे सिपाहियों को फांसी दे दी गई, और मंगल पांडे प्रतिरोध का प्रतीक बन गए, नायक बन गए। ठीक है, ऐसे नायक जिनकी चर्चा जो है सिपाहियों के अंदर आम हो गई। ठीक है, अब क्या होता है, अब यहां से आ जाते हैं उस जगह पर जहां होती है विद्रोह की शुरुआत। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि विद्रोह की शुरुआत कहां पर हो रही है? वो हो रही है मेरठ में। ठीक, मेरठ में। और ये कब हो रही है? 20 अप्रैल 1857। ठीक है, इसको शुरू हो जाता है, यहाँ एक क्रम है, जिस क्रम को समझ लीजिए। बैरकपुर से हम आगे बढ़े, और उसके बाद 20 अप्रैल यानी 29 मार्च को ये हुआ, आगे चल करके 20 अप्रैल 1857 ये डेट आ गई। यहां हुआ क्या, मेरठ की छावनी के भीतर, यहां भी छावनी हुआ करती थी, आज भी मेरठ बहुत बड़ा कैंटोनमेंट एरिया है। जो बच्चे मेरठ से आते हैं वो जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया के कुछ सबसे बड़े जो कैंटोनमेंट एरियाज है उसमें जो है एक मेरठ है। ठीक है, अब यहां पर क्या था, यहां पर जो बटालियन तैनात थी वो थी 3री नेटिव इन्फेंट्री। आपको प्रश्न के हिसाब से कि कौन सी इन्फेंट्री यहां पर तैनात थी ध्यान रखना चाहिए। तीसरी नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, ये 3rd नेटिव इन्फेंट्री यहां पर तैनात हुआ करती थी। 3री नेटिव इन्फेंट्री या 3rd नेटिव इन्फेंट्री। इस इन्फेंट्री ने कहा कि हमको पता है कि गाय की चर्बी
और सुअर की चर्बी वाले कारतूस लाए गए हैं और हम ऐसी कारतूसों का इस्तेमाल, ऐसी बंदूकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ये आपत्ति आम हो गई। जहां फांसी हुई मंगल पांडे ईश्वरी प्रसाद को, उसके बाद में चेतावनियां जारी की गई सिपाहियों की, भाई डोंट डेयर, हिम्मत मत कर देना अब विद्रोह की। इसके बावजूद मुश्किल से 13 दिन के बाद, ठीक है, ये 23 दिन के बाद, 21 दिन के बाद ये घटना हो जाती है। कहाँ? मेरठ में आकर के। मेरठ में तीसरी नेटिव इन्फेंट्री जो है वो पूरी की पूरी भंग कर दी जाती है, क्योंकि अंग्रेज ये सोचते हैं कि जब भी कोई सवाल करे तो उसको इतनी बुरी तरह से कुचल दो कि आगे लोगों का सवाल करने का हिम्मत ना हो। तो पूरी रेजिमेंट भंग कर दी गई और 85 सैनिकों को कठोर सजा। इस चीज को देख लेना, ठीक है। इसने क्या किया? इन्होंने कहा कि कारतूसों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, चर्बी वाले या चर्बीदार कारतूसों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये पूरी जो इन्फेंट्री थी, पैदल सैनिकों की सेना। आप लोग सेना में सुनते हो ना, तो मध्यकाल, प्राचीन काल और जो है अभी भी एक क्लासिफिकेशन होता है। इन्फेंट्री है पैदल सैनिक, आर्टिलरी है तोपखाना, ठीक है, और कैवलरी है घुड़सेना या घुड़सवार। तो ये पैदल सैनिकों की पूरी सेना है। उसने कहा कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सजा क्या दी गई उनको? पूरी रेजिमेंट कर दी गई भंग। पूरी रेजिमेंट भंग कर दी गई, पहली चीज। और जब पूरी इसको बनाते रहे ना, पूरी रेजिमेंट भंग हो गई और 85 लोगों को कठोर सजाएं दे दी गई। चिन्हित कर लिया गया उन लोगों को जो इसमें आजकल की भाषा में जिसको कहते हैं ना, जो नेता बन गए, जिन्होंने आगे बढ़ करके जो है लोगों से कहा कि नहीं तुम करो, हमें ऐसा करना चाहिए। हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आगे बढ़ करके जो है ना स्टैंड ले लेते हैं। तो 85 लोगों को कठोर सजा मिल गई। अब देखो गुत्थी कहां पर छुपी है। ये जो 20 अप्रैल से मुकदमा चला, ये मुकदमे की ये जो डिसीजन सुनाया गया, ठीक है, निर्णय आया तब 9 मई 1857। 9 मई 1857 को निर्णय आया। निर्णय के अगले दिन यानी 10 मई को विद्रोह की शुरुआत हो गई, ठीक है। 10 मई को विद्रोह की यहीं से शुरुआत हो जाती है। कहां से? मेरठ छावनी से विद्रोह की शुरुआत हो गई। तो हमें क्या ध्यान रखना है यहां पर? कुछ चीजें आपको याद रखनी है, समझ लेनी है, इस प्रक्रिया को भी समझ लेना है। इन घटनाओं को, दो घटनाओं को आपस में हमें जोड़कर पढ़ना है, तब हम समझ पाएंगे कि आखिर विद्रोह किस तरह से भड़का। तो जरा लिख लो 1857 विद्रोह, ये हेडिंग डालो, 1857 विद्रोह का आरंभ, ठीक है, 1857 विद्रोह का आरंभ। पहला बुलेट पॉइंट लिखो, 29 मार्च 1857 को, 29 मार्च 1857 को बंगाल की बैरकपुर छावनी में, क्योंकि एक सवाल बैरकपुर पे सीधा पूछा जा सकता है कहां स्थित है, ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी, बंगाल की बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने सार्जेंट मेजर पर हमला कर दिया। सार्जेंट मेजर पर हमला कर दिया। अंग्रेजों ने मंगल पांडे और ईश्वरी प्रसाद को फांसी दे दी। ईश्वरी प्रसाद को फांसी दे दी। मंगल पांडे अवध के सैनिकों के बीच एक नायक की तरह प्रसिद्ध हो गए और विभिन्न छावनियों में उनके साहस की चर्चा होने लगी। विभिन्न छावनियों में उनके साहस की चर्चा होने लगी। मेरठ छावनी उत्तर भारत की बड़ी छावनियों में एक थी। उत्तर भारत की बड़ी छावनियों में एक थी। यहां 20 अप्रैल 1857 यहां 20 अप्रैल 1857 को तीसरी नेटिव इन्फेंट्री ने चर्बीदार कारतूसों के इस्तेमाल से इनकार कर दिया। चर्बीदार कारतूसों के इस्तेमाल से इनकार कर दिया। नहीं बेटा, तीसरी नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, दूसरी नहीं, तीसरी, ठीक।
यहां पर एक फिर से मैं आपको बताऊं कि जब भी आपको फैक्ट्स को लेकर कॉन्ट्राडिक्शन मिले, जो कि मैं कहता हूं कि एक इतिहासकार होने के नाते अक्सर मिलते हैं, जैसे एक जोधाबाई का कंफ्यूजन आप लोगों के बीच में बहुत आम रहता है। जोधाबाई कहीं पर जो है जहांगीर की पत्नी है, कहीं पर अकबर की पत्नी है, यानी कहीं जहांगीर की माँ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस कंफ्यूजन में हमेशा तुम्हें ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के साथ जाना चाहिए, ठीक है, ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो मैं अभी पीपीटी वगैरह पर कमेंट्स बेटा इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि फिर वहीं पे उलझ जाएंगे तुम लोगों का। इसका मतलब है क्या, ये जो पीपीटी मतलब हम लोग समझते हैं, जो ड्रॉ करते हैं, इसको भी तुम्हें लगता है कि रोज एक पीडीएफ मिल जाती है हमें पीपीटी की, तो इतना भी नहीं मिले, वो तुम्हें तुम्हारे रेफरेंस के लिए दे रहे हैं, क्लास के रेफरेंस के लिए दे रहे हैं, ठीक है। चलो, तीसरी नेटिव इन्फेंट्री ने चर्बीदार कारतूसों के इस्तेमाल से इनकार कर दिया। अगला पॉइंट, पूरी रेजिमेंट को भंग कर दिया गया और पूरी रेजिमेंट को भंग कर दिया गया और 85 लोगों को कठोर सजाएं सुनाई गईं। 85 लोगों को कठोर सजाएं सुनाई गईं। अब यहां पर एक सवाल है, जहां से प्रीलिम्स के सवाल भी निकलते हैं और मेंस के लिए एक क्लू है। एक बॉक्स बना लो जरा, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक तो कहा जाता है कि विद्रोह की प्रकृति क्या है, ठीक है। विद्रोह की प्रकृति अभी समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या हुआ। विद्रोह की प्रकृति का मतलब हुआ कि ये जो विद्रोह था ये सुनियोजित था, यानी पहले से इसकी कोई तैयारी चल रही थी, या स्वतः स्फूर्त था। इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि ये एक डिबेट होती है, इसमें बहुत ज्यादा डूबना नहीं है, लेकिन जितने ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की हम लोग बात कर रहे थे उसमें अक्सर इसका जिक्र आपको मिल जाएगा कि आखिर ये सुनियोजित था या स्वतः स्फूर्त था। तो एक बॉक्स बना के भी कुछ लिखवाना है। आपने सुना होगा रोटी और कमल की कहानियां। ऐसा कहा जाता है कि रोटियां, चपातियां और कमल के फूल बांट रहे थे। कौन बांट रहे थे? सन्यासी, फकीर, ठीक है, यानी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच के धार्मिक समूह, कि इस तारीख को हमें जो है विद्रोह कर देना है, ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकना है। लेकिन यहां क्या हुआ कि इसके कोई प्रमाण नहीं मिले। क्यों नहीं प्रमाण मिल पाते हैं? क्योंकि ये विद्रोही तो गुपचुप तैयारी कर रहे हैं विद्रोह की, इसलिए ये तो प्रमाण छोड़ेंगे नहीं। और रोटी और कमल दोनों चीजें जो है बायोडिग्रेडेबल है, ऐसा भी नहीं कोई कागज पे लिखा हो, ताम्रपत्र पर लिखा हो, जो कि जो है बाद में हमें मिल जाए सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के तौर पे। तो इस वजह से ये तो हमें मिलता नहीं, लेकिन इसका काफी जो है कुछ कुछ इशारे में जिक्र मिलता है। और इंपॉर्टेंट क्या है कि न्यू एनसीईआरटी के अंदर वो इशारा शामिल है। 2 किताबें हैं जिनमें कुछ जिक्र मिलता है, उसके बारे में हम लोग लिखेंगे, जो प्रीलिम्स में कभी भी जिन पर सवाल आ सकता है। स्वतः स्फूर्त का मतलब है कि लोगों में गुस्सा है और वो गुस्सा अचानक से मेरठ छावनी से फूट पड़ा, कहीं बैरकपुर में फूट पड़ा और उसके बाद में वो बढ़ता चला गया, ठीक है ना। सो इस चीज को हमें देख लेना कि क्या स्वनियोजित है या स्वतः स्फूर्त है। तो इस पर आपको इस डिबेट पर ज्यादा जाना नहीं है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि खुद इतिहासकार ही नहीं जा पाए। जब 1857 के बारे में विद्रोहियों ने कुछ लिखा नहीं, और विद्रोहियों ने नहीं लिखा, अंग्रेजों ने भी नहीं लिखा, क्योंकि अंग्रेजों ने इतना क्रूर दमन किया था 1857 का कि पूरी दुनिया में उनकी बड़ी थू-थू हो गई थी, बड़ी बदनामी हो गई थी। इस वजह से उन्होंने इसके बारे में कुछ आगे लिखा ही नहीं, कुछ सोर्स बचाया ही नहीं, ठीक है। तो ये सुनियोजित और स्वतः स्फूर्त के बारे में 2 चीजें बॉक्स में लिखो। एक बॉक्स बना लो कॉर्नर बॉक्स, ठीक है, ये वाला, और यहां पे ऐसे बॉक्स बना लो, लिखो फ्रॉम सेपॉय टू सूबेदार। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यू एनसीईआरटी ने इन 2 किताबों का जिक्र कर दिया, तो कभी भी पूछ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नई हो चाहे पुरानी हो, ठीक है। फ्रॉम सेपॉय टू सूबेदार, ये किताब है। एक सूबेदार हुआ करते थे, ठीक है, ये पहले सिपाही थे फिर सूबेदार बने। तो सूबेदार बने, हमने बताया था ना आपको, सेना में सूबेदार से ऊपर आप जा ही नहीं सकते थे। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। उस आत्मकथा के भीतर, चूंकि ये सेना के भीतर है, हाँ, तो ये बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, तो इन्होंने सब उन घटनाओं का भी वर्णन किया। जब अपनी कथा आप लिखते हैं तो अपने समय की भी कथा लिख रहे होते हैं कहीं ना कहीं, तो इनकी ये आत्मकथा है, ठीक है। और इनका नाम है सूबेदार सीताराम पांडे, ठीक, ये इसको ऐसे लिखेंगे। और उसमें इन्होंने कुछ कहा ऐसी बात जिससे लगता है कि कुछ जो है हल्का फुल्का गॉसिप तो सोसाइटी में चल ही रहा था, यानी सुनियोजित था, इसकी चर्चा हमें इसमें मिलती है। तो एक लिखो, हेडिंग डालो फ्रॉम सेपॉय टू सूबेदार, और ऐसे ही डबल कोट में लिखना ताकि याद रहे कि किताब है। डैश लगाओ। लेखक कौन है? मैंने अभी बताया, सूबेदार सूबेदार सीताराम पांडे, ठीक है, सीताराम पांडे। और एक बुलेट पॉइंट बना लो, इनके वृत्तांतों से पता चलता है, ठीक है, इनके वृत्तांतों से पता चलता है कि अवध के विलय से अवध के विलय से समाज में बेचैनी फैली हुई थी, बेचैनी फैली हुई थी। पूर्ण विराम। अफवाहों का बाजार गर्म था, मतलब लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे थे, अब कुछ होने वाला है, अब कुछ होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, होने होने की ना चर्चा। अफवाहों का बाजार गर्म था,
सेना को भड़काया जा रहा था, क्योंकि ये सूबेदार है इसलिए लिख रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीजें थी कि सेना को कहा जा रहा था कि विद्रोह कर दो। सेना को भड़काया जा रहा था। ईसाइयों ईसाई धर्म प्रचार को खतरा बताया जा रहा था कि तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हिंदू और मुसलमान दोनों तरह के धार्मिक जो नेता हैं वो ये कह रहे थे कि तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि ईसाई जो प्रचार कर रहे हैं सेना के अंदर, समाज के अंदर मिशनरी गतिविधियां कर रहे हैं, धीरे धीरे ये सबको ईसाई बना देंगे। ठीक है, ठीक। और इनफील्ड राइफल में चर्बी को लेकर गुस्सा था। ये एक किताब मिलती है और उस किताब के अंदर ये प्रसंग हमको मिल जाता है। इसका मतलब कुछ कुछ तो कहानी थी ही थी। ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल। ये तो सूबेदार साहब जो है सूबेदार ये थे, ये उसी पक्ष से लिख रहे हैं। तो एनफील्ड राइफल में चर्बी को लेकर गुस्सा था। इसके अंदर ये वृत्तांत मिलते हैं। ठीक, तो क्या होता है, इस सूबेदार साहब जो है वो समाज में जो कुछ देख रहे थे उन्होंने लिखा। और ये जो सूबेदार है सीताराम पांडे, विद्रोह में इनका अपना बेटा भी मारा गया था। ठीक है ना, और किताब की खासियत क्या है कि ये अवधि में लिखी गई है। ठीक है, और अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन हुआ। अवधि, तुलसीदास की रामचरितमानस अवधि में लिखी गई है ना। तो तुम लोग अवधि से परिचित हो। अवधि एक पहले एक बड़ी भाषा थी, अब वो बोली है। जैसे आप लोग आज भी जो है ना जो लखनऊ, फैजाबाद, आसपास, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, इस तरफ ये अवधि भाषा बोली जाती है। तो इसमें आखिरी पॉइंट जरूरी लिख लो, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि ये किताब जो है ना किसने लिखी। ये किताब के बारे में भी पूछ सकते हैं स्टेटमेंट बनाकर, और इस किताब को किस भाषा में लिखा गया ये भी पूछा जा सकता है। तो लिखो कि सूबेदार ने, यानी सूबेदार सीताराम पांडे ने 1857 में अपना बेटा भी खो दिया था। अपना बेटा भी खो दिया था और विद्रोह को दबाने में अपनी भूमिका निभाई थी। ठीक है, विद्रोह को दबाने में अपनी भूमिका निभाई थी। यह किताब, ऐसे लिख दो, यह किताब अवधि भाषा, या अवधि भाषा अब नहीं मानते तो लिख दो अवधि में लिखी गई थी। ठीक है, अवधि में लिखी गई थी और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। अब एक दूसरी किताब जिसका जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि एनसीईआरटी में इसका जिक्र आ गया, यहीं से चप से जो है सवाल उठा करके रख देंगे यूपीएससी में, और सब कहेंगे सर कहाँ कहाँ से पूछ लेते हैं। ठीक है, लिखो दूसरा, इसी को या तो उस बॉक्स को बंद कर दो अगर बहुत लंबा हो गया हो, अदरवाइज जो है ना लिख सकते हो तो लिख दो। एक माझा प्रवास विष्णु भट्ट कोड से। ठीक है, इसको जरा लिखो, माझा प्रवास ऐसे ही डबल कोट में लिखना, और लिखो विष्णु भट्ट कोड से। यह पुस्तक लोगों में धर्म भ्रष्ट होने के खतरे को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है। खतरे को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यह बताती है कि राजा रजवाड़ों में बगावत की योजना चल रही थी। बगावत यानी इस क्रांति के विद्रोह की जो चर्चा है, जो योजना है वो चल रही। ठीक है, अब क्या हुआ, हम लोगों ने देखा कि यहां सब कुछ हो गया, विद्रोह तो शुरू हो गया। ठीक है, ये दो किताबें आपको मैंने लिखवाई। अब मेरठ जो है, मेरठ दिल्ली से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है। बैरकपुर तो बहुत दूर था, लेकिन मेरठ इतना दूर नहीं है। ये है दिल्ली, उसके ठीक बगल में जो उत्तर प्रदेश है वहां पर मेरठ है। यहां 10 मई को ये विद्रोह हुआ और सारे सैनिक सारे अंग्रेजों को मार करके मेरठ छावनी में, अब क्या करें, क्योंकि लगभग सारे मर्दों को मार दिया। कुछ लोगों ने बच्चों और औरतों को लेकर भागने की कोशिश की, तो वो रामपुर की तरफ गए। जो लोग बरेली और आसपास के इलाके से हैं, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, दिल्ली, मेरठ, वो जानते हैं डेमोग्राफी। जो दूर के बच्चे वो नहीं समझ पा रहे, तो एक तरफ वो रामपुर की तरफ भाग गए, रामपुर के नवाब के यहाँ शरण ली। लेकिन बाकी जो सैनिक थे अब करें क्या, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि सैनिकों ने सारे अंग्रेजों को मार दिया है, और मारने के बाद अब उनको लगा क्या करें, तो जानते उन्होंने क्या किया, तुरंत जो है वो मेरठ से दिल्ली आ गए, और 11 मई की सुबह ये लोग दिल्ली पहुंच गए। सुबह सुबह दिल्ली में है लाल किला, और लाल किला में रहते थे मुगल बादशाह। 82 साल के हो गए थे, अंग्रेजों ने कुछ छोड़ा तो था नहीं। ठीक है ना, कुंदन क्या कह रहे हो आप, कमेंट पढ़ दीजिए। तो सर क्या कमेंट पढ़ते पढ़ते ना इतना कमेंट है तुम लोगों का कि मतलब उसमें बीच बीच में वो हो जाता है मेरा,
मैं टेम्पर लूज कर जाता हूँ। लगातार कमेंट चलता रहता है, पढ़ना लिखना ढेला भर नहीं है, और जो है ना कमेंट करते रहना है। इतना कमेंट आता है, फोकस करो, मैं 50 बार बोल चुका हूँ। कोई भी टीचर ना कमेंट पढ़ने के लिए क्लास में नहीं आता है, इंटरेक्शन के लिए आता है कि बच्चे एंगेज करना चाहते हैं, एंगेज करें। ज्ञान नहीं लेने के लिए आता है, ज्ञान देने के लिए आता है। तो ज्ञान ग्रहण करो, ज्ञान देने का प्रयास ना करो, ठीक है। चलो आगे बढ़े। मतलब ये कमेंट में कितना कोई कमेंट पढ़ेगा यार, जितना मैं कमेंट पढ़ता हूँ कोई टीचर नहीं पढ़ता। और मैं आपको सच बताऊँ ना, हर बैच के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है। लेकिन इस मामले में ना ऐसे जो है बैच भी होते हैं ना कि एकदम साइलेंट, पढ़ाई के समय में कुछ नहीं करते, वो केवल और केवल फोकस करते हैं, एकदम ध्यान लगा करके फोकस कर रहे हैं, टॉपिक पर बोल रहे हैं। यहाँ ज्ञान चलता रहता है, तो बच्चे मैं क्या क्या पढ़ूं कमेंट से, कितना कमेंट पढ़ूं। अब बिपिन चंद्रा, मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी, देश के बड़े बड़े इतिहासकारों पढ़ने के बाद में यही बचा है कि ये जो है तुम लोगों से ज्ञान लेता फिरूं कि सर आप कंसेप्ट समझा दीजिए, सर आप जो पूरा पीपीटी दे देते हैं उससे कंफ्यूजन हो जाता है। मतलब पीपीटी तुमको कौन मैं जबरदस्ती करता हूँ कि तुम जो है पीपीटी सारा जो है नोट ही करोगे, पढ़ो मस्त रहो, कम से कम मेहनत करो, ज्यादा से ज्यादा परिणाम लो, भगवान करे सब तुमको मिले, तुम्हारा शुक्र ग्रह बहुत उच्च हो, ठीक, कि तुमको कम मेहनत में ही बहुत प्रसिद्धि मिल जाती हो, मिल जाए। मैं तो बता सकता हूँ कि हिस्ट्री है, फैक्ट्स बहुत हैं, इतने लोडेड फैक्ट्स हैं, ये नहीं लिखूं छोड़ दूं, ठीक है। हो सकता है कोचिंग तो तुम एक ही ले रहे हो, लेकिन दृष्टि तो मतलब तुम्हारी हर जगह हो सकती है ना, रख सकते हो ना दृष्टि की, हाँ यहाँ भी देखें, वहाँ भी देखें, वहाँ भी देखें, वहाँ भी देखें। जरा देख के आओ क्लासेस का स्टैंडर्ड क्या है। दिल के बहलाने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है, दिल बहल रहा है लोगों का। 1857 ऐसे ऐसे निपट जाता है। ये जो तथ्य है, कोई मेहनत करके तुमको पढ़ा रहा है, यहाँ ज्ञान लेते रहो बस, ज्ञान। सर ये और सर वो और फलाना और ठिकाना, सर पीपीटी नहीं, और सर कंसेप्ट ज्यादा, और लिखवाइए नहीं, और पढ़वाइए नहीं, और बैकलॉग हो गया है, कैसे करेंगे। नहीं, नहीं कर पाएंगे। मैं अब से आपके क्लास का कमेंट लूंगा ही नहीं, मैं लूंगा ही नहीं कमेंट, ठीक है ना। क्योंकि आप देख रहे हो ना कि जैसे मुझे, मैं खराब तबीयत में आपको थोड़ा डाउन पढ़ा रहा हूँ, उसके बावजूद यहाँ पर आप ज्ञान लें, तो मैं अब से कमेंट आपका नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ, तब तक जब तक कि आप खुद कमेंट बॉक्स में ना लिखेंगे सर अब ये सारी डिबेट खत्म। और बाकी एक चीज मैं तुमको बता दूं, जिस तरीके का मैं टीचर हूं, जिस दर्जे का टीचर हूं, जितनी डिग्री वाला टीचर हूं, मैं फीडबैक फीडबैक किसी चीज से मैं डरता रहता नहीं हूं, समझे। तो अगर तुमको लगता हो कि तुम्हारे बंदरों के हाथ में उस्तरा दे दिया गया कि मारेंगे जाकर के, वो कर देंगे, जिसको जो करना करो, कमेंट नहीं लेने वाला जब तक कि ट्रैक पे नहीं आ जाते। दैट इज ऑल, फाइनल कमेंट हो गया। चलो मेरठ से सीधे चल गए दिल्ली। दिल्ली के लाल किला में बहादुर शाह बैठे, और बहादुर शाह वहां पर क्या कर रहे हैं, उनको डर लग गया कि ये गेट के बाहर, दरवाजे के बाहर शोर कैसे मचने लगा, वो घबरा गए। तो बेगम जो थी, बेगम जीनत महल, उन्होंने जब उनको पता चला तो उन्होंने कहा कि ये तो विद्रोह करके चले आए, मेरठ में सबको मार के चले आए हैं, और इसलिए कह रहे हैं कि आप इनके बादशाह बन जाइए, मतलब इनको घोषित कर दीजिए कि विद्रोह की शुरुआत हो गई। तो बहादुर शाह ने कहा कि ए भैया, ये बुढ़ौती में ये सब काम नहीं होगा हमसे, 82 साल के हो गए हैं, ठीक है ना, 82 साल के हो गए, हमसे नहीं होगा। तो जीनत महल ने उनको तैयार किया, ठीक है। और जब एक बार बहादुर शाह जफर, उन्होंने चिट्ठियां लिखनी शुरू की देश भर के राजाओं को, रजवाड़ों को, कि आप लोग जो है इस आंदोलन में शामिल हो जाइए, और हम भारतीय राजाओं का एक महासंघ बना देंगे, सारे राजाओं को इकट्ठा कर लेंगे और उनका एक संघ बनाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने सैन्य समिति बनाई, जिस सैन्य समिति में खास बात यह है कि 6 सैनिक थे और 4 जो है गैर सैनिक भी थे। ये पहली बार हो रहा था कि राजा आम लोगों को शामिल कर रहा हो, बादशाह, लेकिन ये हो रहा था, ठीक है। तो आप इसके आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। मेरठ से सिपाही चलकर, मेरठ से सिपाही चलकर 11 मई को दिल्ली पहुंचे, 11 मई को दिल्ली पहुंचे। थोड़ी घबराहट के बाद बहादुर शाह जफर ने, बहादुर शाह जफर ने स्वयं को, स्वयं को इस विद्रोह के नेतृत्व के लिए बादशाह घोषित कर दिया, बादशाह घोषित कर दिया। उन्होंने, उन्होंने राजाओं का एक संघ बनाने का, राजाओं को पत्र लिखकर, ऐसे उन्होंने राजाओं को पत्र लिखकर एक महासंघ बनाने का आह्वान किया, और विद्रोह के संचालन के लिए एक सैन्य परिषद या सैनिक परिषद का निर्माण किया। खास बात यह थी, खास बात यह थी कि पहली बार इस सैनिक परिषद में 4 नागरिक भी शामिल हुए, ठीक है, 4 नागरिक भी शामिल हुए, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा एकदम जो है ना, जहां से सवाल बिल्कुल बनेंगे, एकदम सामने से सवाल यहां पर आपको दिखाई देंगे, ठीक है, उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। और यहां पर एक बार वही आएगा कि हम पीपीटी के थ्रू उन पॉइंट्स को हाईलाइट करते चलेंगे जहां से सवाल पूछे जाते हैं। देखो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि विद्रोह के केंद्र क्या थे, और जो केंद्र है, केंद्र के नेता कौन थे, सबसे बड़ी चीज विद्रोह के केंद्र, जिस पर आपको ध्यान रखना है, पी वाई क्यूज, और मैं जो कहता हूं, ठीक है, के हिसाब से विद्रोह के केंद्र कौन से थे, और केंद्र के नेता कौन से थे, ठीक है, नेता कौन से थे, और कुछ
महत्वपूर्ण घटनाएं कुछ कुछ केंद्रों पर, ठीक है, उनको भी आपको ध्यान रखना है ताकि प्रीलिम्स के सवाल यहां से हमारे आराम से हो जाए। पहली चीज, यही बादशाह बन गए तो क्या कहा जा सकता है कि दिल्ली एक केंद्र बन गया और बहादुर शाह उसके प्रतीकात्मक नेता बन गए। बहुत ज्यादा आयु है उनकी, पत्नी है जीनत महल, अच्छी बात है कि पत्नी का इनके ऊपर अच्छा प्रभाव है, ये अच्छी बात है, ठीक है ना, ठीक है, कि जीनत महल ने इनको समझाया, कहा कि आपको नेतृत्व करना चाहिए, तो ये जीनत महल की बहुत बड़ी यहाँ पर भूमिका है। लेकिन जब ये विद्रोह कुचला जाएगा, ठीक, तो क्या होगा, रंगून में निर्वासित जीवन, निर्वासित से मतलब है कि इनको कहा जाएगा कि आप दिल्ली छोड़ दें, अब आप दिल्ली में नहीं रह सकते, और इनको कैद करके बर्मा में रंगून में जो है डाल दिया गया। आदमी ये शायर मिजाज था, ठीक है, हिम्मत, एक बार जब अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया तो टिका रहा, और इनको बड़ा दुख था कि मरने के बाद जो है इनको 2 गज जमीन अपने वतन में नहीं मिलेगी। अब देखो, ये एक बात का ध्यान रखना, बहादुर शाह जफर है, मुगल है, और कहना नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहिए मतलब ये कि धर्म और जातियों का उल्लेख नहीं ही करना चाहिए, हम सब भारतीय हैं, लेकिन बहादुर शाह जफर मुस्लिम है और रंगून में कैद कर दिए गए हैं, और वहां से शेरो शायरी चल रही है कि भाई अभी क्या है, हमें अपने वतन में 2 गज जमीन भी नहीं मिलेगी। कूचे यार में मुकदमा चला, ट्रायल चला, इनके जो बच्चे थे उनके सर धड़ से अलग कर दिए गए, यहाँ खूनी दरवाजे पर दिल्ली के अंदर, ठीक है। निकोलसन नाम का एक अधिकारी था जिसने थाली में इनके बच्चों के सर इनको भिजवा दिए थे, ठीक है। चलो, एक ये हो गया। अब बरेली में एक है जनरल बख्त खान, ये इसका ध्यान रखना। बख्त खान क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये थे ब्रिटिश सेना में सूबेदार। ऐसे सवाल फ्रेम हो सकता है कि इसमें से इन विद्रोही नेताओं में से कौन ब्रिटिश सेना में सूबेदार था और निम्न वर्गीय जनता का प्रतिनिधित्व करता था, यानी आम जनता से निकले कौन, जनरल बख्त खान, सूबेदार, और सूबेदार फिर विद्रोहियों की सेना में, उन्होंने कहा कि हमको अंग्रेजों की सेना में तो सूबेदार रहना पड़ा, यहाँ पे मैं जनरल कहलाऊंगा, तो जनरल बख्त खान बन गए। महत्वपूर्ण चीज क्या है कि अभी जिस सैन्य समिति की हमने बात की ना कि बहादुर शाह ने बनाई, उस सैन्य समिति के वास्तविक नियंत्रक कौन है, जनरल बख्त खान। और बख्त खान कौन है, मात्र एक सूबेदार है, यानी विद्रोह के भीतर अब जो सैन्य समिति का नेतृत्व कर रहा है वो सामान्य जनता का व्यक्ति है, निम्न वर्गीय जनता का व्यक्ति है। एक चीज ये देखनी है कि नेता कौन थे और नेता के साथ उनकी मृत्यु कैसे हुई। इन्हीं 4-5 जो है आयाम पर प्रीलिम्स में 1857 से सवाल आ जाएगा, ठीक है ना, आ जाएगा। यहाँ की अंग्रेजी सेना से ये लड़ते हुए शहीद हुए, ठीक। कुछ लोग हैं जो भाग करके नेपाल चले गए, कुछ लोग हैं जो लड़ते हुए शहीद हुए हैं, ठीक है। तो मृत्यु पर हमें ध्यान रखना है। तो जनरल बख्त खान अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए शहीद हुए। एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति कानपुर में नाना साहब। नाना साहब जैसे ही बहादुर शाह जफर ने अपने आप को बादशाह घोषित किया, उसी समय जैसे खबर मिली तो नाना साहब जो थे, जिनके बारे में हमने पढ़ा कि नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र हुआ करते थे, उनको पिठूर में कानपुर के पास में निर्वासित कर दिया गया था। उनको ना यहाँ पर जैसे ही पता चला कि बहादुर शाह जफर ने खुद को बादशाह घोषित कर दिया है, तो वहां पर क्या हुआ, तुरंत जो है इन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया, पेशवा घोषित कर दिया। अब देखो, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। इन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी, कानपुर का युद्ध ही उसको कहा जाता है, कानपुर का युद्ध। वहां किसको हराया, सर ह्यू व्हीलर नाम के एक सेनापति होते थे, उनको इन्होंने पराजित कर दिया। और इनके 2 सहयोगी थे, एक थे तात्या टोपे और दूसरे थे मौलवी अजीमुल्लाह। पेशवा के 2 करीबी सहयोगी, एक हिंदू एक मुसलमान, ठीक है। ऐसे इतिहास को पढ़ो तो ये सब चीजें तुम्हें दिखाई देती हैं कि भैया समाज में ना तंग जहनी नहीं काम आती, छोटे दिल दिमाग से काम नहीं होता। ये दिमाग है कि पेशवा है अपने, एक सहयोगी है तात्या टोपे और दूसरे है मौलवी अजीमुल्लाह। कानपुर से संबंधित 2 घटनाएं आपको जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि यहां से कभी भी यूपीएससी में प्रश्न बन सकता है। सती चौरा घाट की घटना, और दूसरी घटना को कहते हैं बीबी घर नरसंहार। सती चौरा घाट और बीबी घर नरसंहार। हुआ क्या कि हर जगह पर जो छावनियां थी, जहां पर सेना हुआ करती थी, विद्रोहियों ने छावनी को घेर लिया और छावनी को घेर कर उन्होंने युद्ध के लिए ललकार दिया। तो यहाँ क्या हुआ कि जैसे ही इन्होंने छावनी को घेरा, जिसमें तकरीबन 900 अंग्रेज शरण लिए थे, अंग्रेजों को लगा कि विद्रोही बहुत हैं और नाना साहब का नेतृत्व है, तात्या टोपे हैं, अजीमुल्ला है, उन्होंने तुरंत कहा कि हम आत्मसमर्पण करने को तैयार, हमको छोड़ दो, हम यहाँ से चले जाएंगे, कानपुर अब आपका हुआ। ये लोग वहां से निकले। गंगा नदी पर एक घाट था जिसको घाट को कहते थे सती चौरा घाट। उस घाट पर यह तय हुआ कि हम नदी पार करवा देंगे। नदी के पार फिर कानपुर नहीं था, तो ये था कि हम नदी पार करके हम लोग चले जाएंगे। सती चौरा घाट ले जाया गया, ये नावों में बैठे, जाने क्या हुआ, गोलियां चलनी शुरू हो गई और दोनों तरफ से फिर जो है गोलियां चलाई गई। लेकिन चूंकि नावों में बैठे ये अंग्रेज थे, इसलिए ये जो अंग्रेज थे वो ज्यादा मरे, ठीक है ना। और उसके बाद जब एक बार हिंसा भड़क गई तो भड़क गई, फिर तो नावें जला दी गई और जो लोग नीचे उतर के आ रहे थे उनको भी मारा गया। जिनको मार दिया उनको तो मार दिया, कुछ को कैद कर लिया। ये जो घटना है, ठीक है ना, 27 जून 1857, इसमें ज्यादा लोड नहीं लेना कि कब हुई थी, ये नहीं पूछेंगे। हालांकि इधर रिसेंटली एक टेंडेंसी है कि कोई बड़ी घटना की डेट लिख देते हैं कि इस दिन क्या हुआ था और फिर नीचे घटना लिख देते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से ध्यान रखना है। तो ये सती चौरा घाट का नरसंहार, ये अंग्रेजों ने कहा कि नरसंहार किया है हमारा, ठीक है, उन्होंने तर्क दिया, तो सती चौरा घाट आपको याद रखना है। अब जो लोग पकड़े गए, ठीक है, वो और जो है कुछ महिलाएं और बच्चे जहां रहते थे उसको बीबी घर कहा जाता था। बीबी का मतलब खाली जो है मियाँ बीबी या पति पत्नी के संदर्भ में नहीं होता, बीबी का मतलब महिला होता है। तो बीबी घर यानी महिलाओं का घर, तो वो महिलाओं का घर था जहां 200 महिलाएं बच्चे खास तौर पर थे। कुछ लोग जो बच गए थे, जिनको कैद कर दिया गया था, उनको भी वहीं ला करके रख दिया गया। इसके बीच में खबर आई
कि अंग्रेज अपनी सेना लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, हैवलॉक और कर्नल नील के नेतृत्व में, और अब हमला होगा कानपुर के अंदर। तो क्या हुआ, गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया। अंग्रेज कहते हैं कि नाना साहब ने करवाया, नाना साहब वहां थे नहीं, तात्या टोपे जरूर वहां बाहर थे, लेकिन इसका भी कोई प्रमाण नहीं है कि तात्या टोपे ने भी किया, ठीक है ना। आ, अभी जो है आज ये सब चीजें क्या नाम है, लोगों के दिमाग में चली रही थी कि हमला होगा, हमला होगा, हमला होगा। तो हमले के बाद में उन्होंने क्या किया कि हमला बोल दिया इन महिलाओं और बच्चों के ऊपर गुस्से में, और उनको भी बड़ी निर्दयता से मार दिया गया, ठीक है ना। कमेंट्स जो है ना बीच बीच में जरूर मेरी नजर पड़ जा रही है। रवि क्या लिख रहा है, कुछ क्या लिख रहा है बेटा, एनसीईआरटी के संबंध में क्या है? वॉइस बहुत स्लो है, वॉइस बहुत स्लो है। मैं 1 मिनट लिखता हूँ, ठीक है, 1 मिनट लिखता हूँ बच्चे। टेक्निकल टीम, कुछ स्टूडेंट्स लिख रहे हैं कि इसमें वॉइस थोड़ा कम है। दुर्गा लिख रही है बैच में कोई क्लास नहीं आ रहा है, प्लीज कोई बता दो कैसे होगा, ठीक है। रवि यही वॉइस वाली बात लिख रहे हो ना, ये सब नहीं छूटेगा बेटा, ये सब तो बता ही दिया करो मुझे, वो मैं देखते भी रहता हूँ। टेक्निकल टीम एक बार आप देखिए जरा कि हमारे एंड से, ठीक है, हमारे एंड से क्या दिक्कत है, क्लियर है? सुजीत कह रहा है क्लियर है, अमित कह रहा है क्लियर है। अब बेटा जितनी आज हिम्मत करेगी उतना ही पढ़ाऊंगा तुम्हें, है ना। थोड़ा ज्यादा लो लग रहा है, परसों के बाद कल तो मुझे लगा कि ठीक है, लेकिन आज कुछ ज्यादा लो लग रहा है। क्लियर है? एक बार बेटा रिफ्रेश कर लो, जाफिर भी कह रहा है सब ठीक है, एक बार जरा इसको रिफ्रेश कर लो, तो हो सकता है तुम्हारे एंड से कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। चलो, तो अभी क्या हुआ कि हमने दूसरी महत्वपूर्ण घटना जो कानपुर में घटित हुई, ऐसे सवाल बन जाएगा कि बीबी घर नरसंहार निम्न में से किस केंद्र पर घटित हुआ, तो सीधा सा सवाल है लेकिन गलत ना हो जाए, ठीक है। तो इन सबको भी इन्होंने मार दिया। खैर उसके बाद हुआ वही, अंग्रेजों ने हमला किया, लंबी लंबी कहानियां हैं, उनको उन पर डिटेल्स पर बहुत नहीं जाना है। सवाल कहां से आता है, नाना साहब वहां से चले गए नेपाल, नेपाल एकदम करीब में ही था। हमारे यहाँ बहुत सारे इलाके ऐसे होते थे जिन इलाकों के अंदर लोग सवेरे का खाना खाते हैं अपने यहाँ यानी कि भारत के अंदर, और दोपहर में जो है मतलब सवेरे का नाश्ता यहाँ करते हैं और दोपहर का खाना खाने नेपाल चले जाते हैं। तो नेपाल चूंकि दूसरा राज्य था, तो जब नेपाल की तराई के जंगलों में भाग गए, ठीक है, तो नाना साहब उधर चले गए और बड़ी गुमनामी में 1859 के बाद किसी समय प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त हुए, ऐसा माना जाता है, ठीक है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है तात्या टोपे, जिनके बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते चले आए हैं। तात्या टोपे जो है उन्होंने क्या किया, गुरिल्ला युद्ध, गुरिल्ला युद्ध क्या होता है, अचानक हमला करना और इसके पहले कि कोई युद्ध हो वापस भाग जाना, ठीक है, ये गुरिल्ला युद्ध कहलाता था। तो ये गुरिल्ला युद्ध की इन्होंने रणनीति बनाई और 2 सालों तक अंग्रेजों को मतलब ये मात देते रहे, छकाते रहे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, इस तरीके से, ठीक है। दुर्गा क्या है बेटा, तुम्हारा वो चल नहीं रहा है? हाँ ठीक, रिफ्रेश करो रवि, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। दुर्गा टेक्निकल टीम को एक बार कांटेक्ट करना, अपने जो तुम्हारे साथ जो कोऑर्डिनेट करते हैं उनको ये प्रॉब्लम बताओ, ठीक। तो ये तात्या टोपे हैं, इन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। तो एक सवाल दिमाग में फ्रेम में यही रखना है कि ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्न विद्रोहियों में से किसने गुरिल्ला युद्ध पद्धति से जो है लड़ाई की, क्योंकि और लोगों ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति नहीं अपनाई, फ्रंटल अटैक स्ट्रेटजी पर गए, यानी सीधे मुकाबला, सीधे मोर्चा, ठीक है। जैसे ही सीधे जो है आमने सामने की लड़ाइयां की, लेकिन इसमें तात्या टोपे ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। अब यहां पर मान सिंह, ठीक है, यहां पर मान सिंह नाम के एक जो है इनके एक सेनापति थे, सहयोगी थे, जमींदार थे। उन्होंने क्या किया कि मुखबिरी कर दी इनकी कि ये कहां पर छुपे हुए हैं, और फिर अंग्रेजों ने इनको धोखे से फिर पकड़ लिया, ठीक है। और धोखे से जब पकड़ा तो अदालत में फिर मुकदमा चलाया और राजद्रोह का इनको बनाया दोषी, ठीक, मतलब कि हमारे खिलाफ ये गए और 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी, ठीक है, फांसी दे दी। इंपॉर्टेंट ये है जो तात्या टोपे से जुड़ा हुआ एक तथ्य है कि कहां पर फांसी हुई, मध्य प्रदेश के शिवपुरी नामक जगह पर। किसको फांसी पर चढ़ाया गया, किस विद्रोही नेता को फांसी पर चढ़ाया गया, तात्या टोपे को चढ़ाया गया, ठीक है। ये जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन है ना बेटा, इनको ऐसे ही सीधे टैकल करते चलो। अब लखनऊ में विद्रोह की नेता कौन है, बेगम हजरत महल, और इनका बेटा है बिरजीश कदर या बिरजीश कद्र, ठीक है, नाबालिग है, और बेगम हजरत महल ने बिरजीश कद्र को नवाब घोषित कर दिया। एक छोटा सा सवाल है, लखनऊ में रहने वाले रेजिडेंसी जानते हैं? रेजिडेंसीज लगभग हर जगह जहां पर किसी राज्य की राजधानी होती थी और रेजिडेंट नियुक्त किया जाता था, वहां पर रेजिडेंस होता था, और उस पूरे स्ट्रक्चर को जहां पर अधिकारी, सेना, रेजिडेंट सब साथ रहा करते थे उसको रेजिडेंसी कहते थे, ठीक है ना, रेजिडेंसी कहा जाता था। तो ये रेजिडेंसी का युद्ध कहां लड़ा गया, आपको कहना है लखनऊ में लड़ा गया। हेनरी लॉरेंस को हराया, ये कराया। एक जमाना हुआ करता था बेटा कि इस तरीके के जो फैक्ट्स हैं वो काफी हद तक बच्चे रखते थे, यहाँ पर इनको मारा, वहां पर उनको मारा। अभी यूपीएससी 1857 के टॉपिक की अगर बात करें तो ये ट्रेंड लगभग खत्म हो गया है कि अलग अलग सेंटर्स पे कौन कौन लड़ रहा था ये सवाल पूछा जाए। क्यों? क्योंकि जब अभी जीएस ही आपको पढ़ना है और किसी भी एक सब्जेक्ट में आपको डीप
जो है ना डाउन जाकर के नहीं पढ़ना है, तो थोड़ी जर्नलिस्टिक सवाल पूछते हैं, सामान्य सवाल पूछने की एक प्रवृत्ति विकसित हो गई है। ठीक है, अब देखो बेगम हजरत महल भी कहाँ गई, नेपाल, ये भी चली गई, नेपाल की राजधानी में भी पहुंच गई और उनकी वहीं पर मृत्यु होती है काफी बाद में 1879 के करीब। ब्रिजेश कद्र जो है वो भागकर कोलकाता चले गए। कभी हो सकता है कि 1857 पर 4 स्टेटमेंट्स दे दें और उसमें इन चीजों का जिक्र कर दें। ब्रिजेश कद्र कोलकाता भागे और वहां उनकी मृत्यु हुई। अगले एक बड़े महत्वपूर्ण नेता है खान बहादुर रोहेला। खान बहादुर, अभी हमने जनरल बख्त खान की बात की थी और फिर खान बहादुर की बात कर रहे हैं। कई बार स्टूडेंट्स, और मैं ये कहता हूँ कि ऐसी चीजों पर ध्यान दे लोग, ठीक, तो बहुत बहुत कल्याण हो जाएगा। वहां पर क्या होता है, बच्चे कई बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि जनरल बख्त खान और खान बहादुर इनमें क्या अंतर है। जनरल बख्त खान कौन है, सूबेदार थे, सामान्य जनता के प्रतिनिधि थे, यानी सिपाही रहे, सूबेदार बने, ठीक है। और ये जो खान बहादुर है, इसीलिए इनको मैंने लिखा खान बहादुर रुहेला, जो इनको कहा जाता था। रुहेला यानी रुहेलखंड। बरेली में जो नवाब हुआ करते थे उनके ये बेटे थे, पेंशन याफ्ता, इनको पेंशन मिल रही थी। तो जैसे ही इनको विद्रोह की खबर मिली, 40,000 की पूरी सेना ले आए और 40,000 की सेना बना करके बरेली से दिल्ली तक लड़ते रहे, फिर पकड़ लिए गए बरेली और बरेली ले जाए गए। 1860 में फांसी होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि किन किन विद्रोही नेताओं को फांसी हुई है। यूपीएससी ऐसे ही सवाल, ठीक है ना, यूपीएससी ऐसे ही सवालों को फ्रेम कर देती है। निम्न में से किन विद्रोही नेताओं को फांसी पर लटका दिया गया था। तो अभी तक कौन मिला हमको, एक मिले हैं तात्या टोपे और दूसरे कौन मिले, अभी यहां पर आपने देखा खान बहादुर रुहेला। ठीक, इनमें से कौन कौन से विद्रोही नेता नेपाल निर्वासित हो गए या नेपाल भागकर चले गए, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। उसमें खान बहादुर का नाम हो, आप कहोगे नहीं ये नेपाल नहीं गए, ठीक है। ठीक है, ये इसको ध्यान रखो। फिर आओ कुंवर सिंह। कुंवर सिंह लगभग जो है बहादुर शाह के बराबर की एज के हैं, लेकिन ये जो व्यक्ति है ये सबसे कुशल रणनीतिकार है, सबसे कुशल सेनापति है। जबरदस्त लड़ाइयां जो है इन्होंने लड़ी आरा के अंदर। जगदीशपुर, यहां से सवाल सीधे तौर पर आ गया, जगदीशपुर का के विद्रोह के केंद्रों की बात चल रही थी, तो वहां पर इसका भी नाम ले लिया गया। ऐसे ही सवाल आते हैं, इसलिए मत सोचो बच्चे कि इसके बाद तुमको कहीं हड़प्पा की खुदाई में जाना पड़ेगा, वहां से सवाल लाओगे तब यूपीएससी को जवाब दोगे। यहीं से सवाल आ रहे हैं। तो जगदीशपुर के जमींदार हुआ करते थे, ठीक है, 80 साल की आयु थी और ऐसा माना जाता है कि ये सबसे जबरदस्त रणनीतिकार थे। अब देखो मौलवी अहमदुल्लाह, फैजाबाद, फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्लाह। मौलवी अहमदुल्लाह एक प्रीचर है, एक उपदेशक है और इतने जबरदस्त, आजकल तो तुम बाबा बाबा देख रहे हो ना, इतने सारे ऐसे ऐसे बाबा हैं जिनके यहाँ 5-5 लाख की भीड़ जुट जाती है। और बाबा जी जो है ना, बस वो एक बाबा जी तो तुम्हारे यहाँ गजब ही करते हैं। वो कौन है, उसका नाम तो क्या लें, वो लंबे लंबे उनके बाल वाल हैं, तो वो तो हमेशा जो है ना लोगों के साथ कुछ ऐसी बात करते हैं कि उससे उनका मीम कंटेंट बनता रहे और वो वायरल होते रहे और बहुत ही पॉपुलर होते रहे। तो वो बाबा जी इस तरीके के बाबा जी हैं, ठीक। तो लेकिन भीड़ आप देख सकते हैं। तो मौलवी अहमदुल्लाह जो है एक रिलीजियस प्रीचर है, धार्मिक प्रवचन देते हैं, उपदेश देते हैं और उन धार्मिक उपदेशों में वो लोगों से ये कहते हैं कि ब्रिटिश राज को बर्दाश्त मत करो, इसको हटा दो, ठीक है ना, हटा दो। तो यहां पर क्या है, फैजाबाद के ये रहने वाले थे। लखनऊ में एक बार ये इनका एक प्रोग्राम था, ऐसे समझो प्रवचन देने आ रहे थे, तो लखनऊ में ये रोक दिए गए। इतने पॉपुलर थे कि जनता के भीतर तो थे ही थे पॉपुलर, सेना के अंदर भी बहुत पॉपुलर थे। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सेना में ना होने के बावजूद 22वीं नेटिव इन्फेंट्री ने मौलवी अहमदुल्लाह को कहा कि आप हमारे नेता हैं, हम चाहते हैं हम आपके नेतृत्व में लड़ें। तो क्या है कि किस एक जो है विद्रोही नेता को खुद सेना की एक टुकड़ी ने, एक इन्फेंट्री ने अपना नेता चुन करके कहा कि हम आपके नेतृत्व में लड़ना चाहते हैं, मौलवी अहमदुल्लाह। महत्वपूर्ण युद्ध क्या है, लखनऊ के पास एक जगह है चिनाहट, चिनाहट का युद्ध प्रसिद्ध है, क्योंकि बाकी 1857 के जो युद्ध हैं वो कानपुर में लड़े गए तो कानपुर का युद्ध, इलाहाबाद में लड़े गए तो इलाहाबाद का युद्ध, ठीक है ना, झांसी में लड़े गए तो झांसी का युद्ध, ग्वालियर में लड़े गए तो ग्वालियर का युद्ध। कुछ युद्ध ऐसे ही हैं जैसे रेजिडेंसी का युद्ध, चिनाहट का युद्ध या सती चौरा घाट का युद्ध, इस तरीके के जो युद्ध है उस पर आपको क्या है, उस पर सवाल आ सकते हैं। आप थोड़ा डाउन हो प्रेमानंद महाराज पर, ये एक बच्चे ने कमेंट लिखा, मैंने कह दिया कमेंट नहीं लूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कमेंट नहीं लूंगा क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए। प्रेमानंद बाबा, अगर वर्तमान समय में, कि मैंने संत परंपरा को पढ़ा है और मेरा बड़ा विश्वास है, आज के समय में अगर कोई एक वास्तविक रूप से जिसको हम परिभाषा के तौर पर संत कह सकते हैं तो वो प्रेमानंद महाराज है, ठीक है ना, प्रेमानंद महाराज। कोई किसी के प्रति घृणा नहीं, किसी के प्रति कोई गलत बात नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई गलत सलाह नहीं, एकदम सिंपल और खरी खरी। प्रेमानंद महाराज नहीं देखते कि सामने कौन खड़ा है और किसके सामने क्या बोलना है, जो ईश्वर और धर्म सम्मत है वो बोल देते हैं, बहुत ही साहस, मतलब उनके लिए बहुत सम्मान है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो जीवित संत है उसमें इकलौते संत है, ठीक है ना, इकलौते संत है, उन्हीं को फॉलो करो, बाकी तो बाबाओं की बाजार लग गई है, ठीक है। चलो, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह है और 1858 में उनकी जो मृत्यु है वो हो जाती है शारीरिक कष्टों से। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसकी मृत्यु कैसे हुई, क्योंकि यही प्रोबेबल क्वेश्चन है जहां से फ्रेम होंगे। और फिर हमारी आ गई रानी लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। उन्होंने झांसी की रानी पर ये कविता लिख करके अपने आप को भी अमर कर लिया। रानी तो अमर थी ही थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को भी अमर कर दिया।
हम लोग जानते हैं कि क्या हुआ था, क्योंकि एक जिक्र पहले ही जब हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पढ़ रहे थे तो आ चुका था कि गंगाधर राव उनके पति थे, और उनका एक दत्तक पुत्र यानी गोद लिए लिया हुआ पुत्र था जिसको राजा बनाने की बात थी। दामोदर राव नाम था उनका, ठीक है, तो हमने पहले बात कर ली है। राज्य को हड़प लिया गया राज्य अधिग्रहण की नीति के तहत। रानी कह रही थी कि हमारे दत्तक पुत्र को या गोद लिए हुए बेटे को आप शासक मान लें, ठीक है, लेकिन यहां पर ऐसा हुआ नहीं और उनके राज्य को हड़प लिया गया, ठीक है। उसके बाद रानी ने युद्ध लड़ना शुरू कर दिया, और जब युद्ध लड़ना रानी ने शुरू किया तो एक बार जब रानी लड़ी ना तो बता दिया अंग्रेजों को कि लड़ा कैसे जाता है। महिला, मैं रानी के बारे में, रानी लक्ष्मीबाई बाई के बारे में बात करते समय तो ऐसी बात नहीं करनी क्या रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बस बात करनी है विद्रोही नेता है या क्या है। एक महिला, अभी मैं आपको और भी बताऊंगा कि किस तरीके से कुछ और भी महिलाएं हैं जो 1857 में बहुत बहादुरी से लड़ी हैं। ये अच्छा लगता है कि कैसे महिलाएं इस तरीके से लड़ रही हैं, ठीक है ना, यहाँ पर लड़ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ ग्वालियर पर इन्होंने कब्जा कर लिया। मैंने आपको पहले भी बताया, तोप चलाने में, घुड़सवारी करने में, गोला बारूद बांटने में, इस तरीके के कामों में पूरी तरीके से महिलाएं इनके साथ हैं, और पूरी एक रेजिमेंट इन्होंने बनाई हुई है महिलाओं की। साथ में ही अफगान रक्षकों की टुकड़ी है। 17 जून को ह्यू रोज का नाम थोड़ा सा इसलिए याद रखो क्योंकि कुछ बताऊंगा, उसको ध्यान रखना। ग्वालियर के युद्ध में या ग्वालियर में वीरगति की प्राप्ति हुई। ग्वालियर में ही कब्जा किया। ग्वालियर में सिंधिया थे। सिंधिया ने 1857 की लड़ाई में भाग लिया नहीं, और जब उनके राज्य पर रानी ने कब्जा कर लिया तो फिर उन्होंने जो है अंग्रेजों ने धावा बोला, क्योंकि दरअसल सिंधिया जो थे वो एक रजवाड़ा थे, और रानी ने बगल में जाकर के सिंधिया की सेना को अपने साथ मिलाने के लिए ऐसा किया था, तो बहुत बड़ा खतरा हो गया था। और एक चीज याद रखना कि इस समय वाइसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के समय लॉर्ड कैनिंग वाइसराय है। कैनिंग ने कहा था कि अगर सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो गया तो मैं अपना बुरिया बिस्तर बांध लूंगा, ठीक है। तो ग्वालियर में वीरगति मिली। दूसरी चीज क्या है कि ह्यू रोज ने बाद में महारानी ये रानी लक्ष्मीबाई के लिए लिखा था, ये उसकी कब्र है, कब्र से मतलब है जहां उनका दाह संस्कार हुआ, जो विद्रोहियों में इकलौती मर्द थी। दो चीजें, इकलौती मर्द, किसी भी महिला को वीर होने के लिए मर्द नहीं कहा जाना चाहिए, महिलाएं भी वीर हो सकती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज है कि ह्यू रोज ने उसको पराजित किया तो उसने कहा हमने तो सबसे बड़ी योद्धा को पराजित किया, बाकी सब तो मर्द ही नहीं थे। तो दोनों तरह से ये बात थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन ह्यू रोज का नाम इसलिए क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई को पराजित किया ह्यू रोज ने, ठीक है। अब देखो, अब आता है एक थोड़ा सा कम जानकारी वाला तथ्य। रानी ईश्वरी कुमारी देवी तुलसीपुर, कहाँ? गोरखपुर के पास एक थारू बहुल इलाका हुआ करता था, तुलसीपुर स्टेट, क्योंकि इधर कुछ टेंडेंसी ऐसी है, और ड्यू एनसीईआरटी के ऊपर भी एज ए टीचर मेरा ध्यान रहता है कि कुछ तथ्य वहां से जो थोड़े अलग अनूठे हैं जो यूपीएससी कभी उठा सकती है, मैं उठा के आपके लिए ले आता हूँ, ठीक है। इनके जो पति थे उनको अंग्रेजों ने बंधक बना लिया। जब बंधक बना लिया तो वहीं जो है हिरासत में ही उनकी हो गई मृत्यु, तो ये खुद ही रानी बन गई ईश्वरी कुमारी देवी, ठीक है। ये भी हार गई, और जब हारी तो नेपाल चली गई, तो यानी ईश्वरी कुमारी देवी भी नेपाल चली गई, और अंग्रेजों ने उनका राज्य बलरामपुर राज्य में मिला दिया, बड़ौत, ठीक है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में। और यहाँ एक शाहमल हुआ करते थे, जमींदार थे शाहमल। तो शाहमल जो है उन्होंने बड़ौत में बागपत में विद्रोह का नेतृत्व किया। तो जमींदारों की भागीदारी के संबंध में एक और महत्वपूर्ण नाम यहाँ पर इनका आता है। और इसी संदर्भ में रामगढ़ में अवंतीबाई लोधी, कहाँ है ये रामगढ़? मध्य प्रदेश में। तो यानी अवंतीबाई लोधी जो है वो मध्य प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश और जो पश्चिमी बिहार है वो ही इलाका ऐसा इलाका है जहां पर ज्यादा विद्रोह हो रहा है। मध्य प्रदेश की तरफ विद्रोह नहीं हो पा रहे, ज्यादा से ज्यादा वो जो है झांसी यानी उत्तर प्रदेश से ग्वालियर गए। तो मध्य प्रदेश में अवंतीबाई लोधी का नाम आपको ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी चीज, तात्या तोपे टोपे के बाद अगर गुरिल्ला युद्ध का कोई एक और प्रतिपादक है वो कौन है? अवंतीबाई लोधी है। और खास बात यह है कि जब इनको लगा कि अब ये पकड़ ली जाएंगी तो रानी ने, अवंतीबाई लोधी ने अपने आप को ही तलवार भोंक कर जो है खत्म कर लिया, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। चलो, मैं आ गया हूँ बेटा क्लास में, लेकिन बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ, ठीक है, बहुत ही लो लग रहा है। तो आज हम लोगों ने कुछ बात कर ली है, और अभी मतलब पहले ही थोड़ा सा क्लास को मैं अभी खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा हम लोग लेट भी हुए। मैं थोड़ा जल्दी ही इसको खत्म भी करूँगा, क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता इतना डाउन होकर के पढ़ना या पढ़ाना, ठीक है। तो मुझे भी बहुत मज़ा नहीं आ रहा है। इसको, इस टॉपिक को अभी आज यहाँ पर खत्म करते हैं। उनके नेताओं, कैसे उन्होंने क्या युद्ध लड़े और कैसे वीरगति को प्राप्त हुए या निर्वासित जीवन उन्होंने जिया, इस पर खत्म करते हैं। 1857 को आगे बढ़ाएंगे हम लोग कल की क्लास में, और 1857 के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए